हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए राजस्थान का जो अभी आपका जेई का डिप्लोमा वाला जो पेपर हुआ था 11 फरवरी 2025 वाला जो है उसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन जो है आपके उनको देखने वाले हैं, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है आपका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। थ्रू आउट द वीडियो आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा, जिससे आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प मिल सके। बाकी यदि इसकी पीडीएफ की बात करते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट राजस्थान के किसी जेईएन एईएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक तो ये हमारी सिविल की गोली की जो बुक है, जो कि राजस्थान की गोली नेम से आती है, उसको आप लोग बाई करके परचेस करके अपना सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें 100+ पेपर्स जो हैं 100+ पेपर्स आपके राजस्थान जेईएन के एईएन के सब मिला करके उनका डिटेल्ड में सॉल्यूशन आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, इसके साथ आपको चार्ट भी मिलता है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं राजस्थान के जीके का। और ये हमारी जो है राजस्थान की पॉकेट जीके है। ठीक है, ये राजस्थान का पॉकेट जीके है, जिसको अभी जो नया आपके 41 ज़िले बने हैं उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है राजस्थान के सभी एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है शॉर्ट में आपकी अच्छी तैयारी जो है राजस्थान जेईएन के लिए जो जीके पोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पेपर के सॉल्यूशन को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन इन लिमिट स्टेट द बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो एज पर IS 456-2000 फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कॉन्टिन्यूस बीम आर केप्ट ऑन। कह रहा है कि आपका कंट्रोल डिफ्लेक्शन के लिए लिमिट स्टेट मेथड में एज पर IS 456-2000 जो इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है, स्पैन आपका स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है, उस अकॉर्डिंग सिंपली सपोर्टेड और आपका कॉन्टिन्यूस बीम के लिए हम क्या रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिक आपका जो है वैल्यू की बात करते हैं। स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है, यदि आपका ये आपका अप टू 10 मीटर है, ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा? कैंटिलीवर के लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो 7 होगा, आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होगा, कॉन्टिन्यूस बीम के लिए 26 होगा। लेकिन यदि स्पैन आपका 10 मीटर से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? अपने वैल्यूज़ में जो है 10 बाई स्पैन जो है मीटर में, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे आपका जो है 10 मीटर से ज़्यादा जो स्पैन है उसके लिए आपका स्पैन टू डेप्थ रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन में आपका जो है किसके किसके लिए पूछ रखा है? सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के लिए 20 और 26 आपका रिस्पेक्टिवली होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर लो वर्केबल कॉन्क्रीट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट है जो लो वर्केबल कॉन्क्रीट के लिए यूज में लाया जाता है? स्लम्प टेस्ट, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट और वीवी टेस्ट। यदि हम वर्केबिलिटी, जब हम कंक्रीट की अपनी वर्केबिलिटी को चेक करते हैं, वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ वर्क। क्या होता है? ईज ऑफ वर्क, मतलब आपका कंक्रीट कितनी इजीली आप अपने वर्क में उसका यूज कर सकते हैं, वो उसकी वर्केबिलिटी होती है। ठीक है, अब वर्केबिलिटी के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं। पहला स्लम्प टेस्ट, जो कि IS 1959 में दे रखा है। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट और कॉमनली यूज किया जाने वाला मेथड है, जो कि क्या करता है? आपका कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, जिससे आपको क्या मिलता है? स्लम्प वैल्यू मिलता है। स्लम्प वैल्यू क्या होता है? तो ये जब अपने ये फ्रस्टम होता है, ठीक है, ये कौन नहीं प्रकार का फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम को जब उठाते हैं और जो उसमें सेटलमेंट होता है उसके वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ कौन से, तो वही उसका क्या बताता है? स्लम्प वैल्यू बताता है। ठीक है, और ये स्लम्प टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, ये फील्ड और लैब दोनों में हो सकता है। जो कंक्रीट को फिल किया जाता है स्लम्प कोन में, वो 3 इक्वल लेयर्स में फिल किया जाता है। ठीक है, और एवरी लेयर को हम 25 टाइम्स जो है, ठीक है, अपने टैंपिंग रॉड से हम क्या करते हैं, और जो हाइट रखते हैं वो 16 mm का, उससे हम लोग टैप करते हैं उस पर। ठीक है, जो फ्रस्टम कोन होता है, जो फ्रस्टम है उसका जो टॉप है, टॉप का डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉटम का आपका 20 सेंटीमीटर होता है और हाइट 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सॉरी, स्लम्प टेस्ट जो है आपका
सूटेबल होता है किसके लिए? जो कंक्रीट आपका हाई टू मीडियम वर्केबिलिटी का है उसके लिए ही आपका सूटेबल होता है। और मैक्सिमम एग्रीगेट साइज यहाँ पर जो है आपका 30 mm ऑफ स्लम्प टेस्ट के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्लम्प टेस्ट में 30 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए कुछ डिटेल में बताया। दूसरा यदि हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट की बात करते हैं एज पर IS 119/1959, ये भी आपका वर्केबिलिटी को मेजर करता है कंक्रीट का। किस टर्म में देता है? तो ये आपका इंटरनल एनर्जी जो हमारे कंक्रीट को फुल्ली कंपैक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसके टर्म में आपके वर्केबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। ये मेथड आपका जो है लेस वर्केबल और हार्श कंक्रीट जो है उनके लिए आपका सूटेबल भी होता है और स्लम्प टेस्ट के कंपैरिजन में मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब इस टेस्ट को मोस्टली हम लोग जो है अपने रोड पेमेंट जब हम अपना करते हैं तो उसमें जो वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज में लाते हैं उसके लिए अच्छा सूटेबल होता है, ठीक है। ये आपको प्रिसाइज होता है और स्लम्प टेस्ट अच्छा सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्रीगेट की साइज जो आपकी है वो आपके 40 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि हम बात करते हैं तो कंक्रीट की आपकी जो है वेरी लो वर्केबिलिटी, मतलब जो 50 mm से, यदि आपके कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, जो कि क्या है आपका लेस देन 50 mm, तो वहाँ पर इसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के लिए इसको यूज में लाते हैं, ठीक है। अगला हमारा होता है VV कंसिस्टोमीटर टेस्ट, जो कि IS कोड 1199/1959 के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है, ठीक है। ये टेस्ट जो है क्या करता है, यहाँ पर हम अपने कंक्रीट में हम अपने कोनिकल शेप का एक डेफिनेट शेप का जो है आपका जो है सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें हम कंक्रीट पे जो रिलेटिव एफर्ट होता है उसको मेजरमेंट करते हैं चेंज ऑफ मास के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है उसको हम सेकेंड्स में लेते हैं, ठीक है। और कंक्रीट को क्या करते हैं, कोनिकल माउंड जो होती है उन 4 लेयर्स में फिल करते हैं। एवरी आपका जो ईच लेयर होती है उस पर हम 25 टाइम टैंपिंग रोड से टैंपिंग करते हैं, ठीक है। और VV कंसिस्टोमीटर जो होता है वो डायरेक्टली डिटरमाइन करता है कंक्रीट के वर्केबिलिटी को, ठीक है। ये आपका सूटेबल होता है ड्राई कंक्रीट और वेरी लो वर्केबिलिटी के कंक्रीट के लिए। ये आपका यदि स्लम्प वैल्यू 50 mm से ज़्यादा है तो उसके लिए सूटेबल नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला होता है आपका फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट आपका एज पर IS 119/1959 दे रखा है। ये आपका लैब टेस्ट है, ठीक है, और ये आपका जो है वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए आपका सूटेबल होता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो आपका लेस देन 38 mm होता है। कंक्रीट को यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 2 इक्वल लेयर में जो है अपने ईच लेयर पर हम लोग क्या करते हैं 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से टैंपिंग करते हैं और फिल करते हैं। ये फ्लो टेस्ट जो होता है इसकी वैल्यू आपकी 0 to 150% के बीच आती है, ठीक है। ये आपका जो है कंक्रीट को यदि थीन सेक्शन पर प्लेस करना है तो वहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट 200 mm होना चाहिए, इससे थीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका IS कोड कहता है। और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आपका सेंटर ऑफ बॉल एंड नियरेस्ट एज ऑफ कंक्रीट का वो 230 mm होता है। ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि आपका इंडिकेशन देता है कंक्रीट के ड्यूएलिटी का, कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस और आपका जो है प्रोननेस जो सेग्रीगेशन का है उन सब के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लो टेस्ट है यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट का नॉमिनल साइज जो है 30 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस मैं सारे टेस्ट की जितनी आपकी वर्केबिलिटी की टेस्ट है यहाँ पर मेंशन कर रखा हूँ, ठीक है। पांचवा आपका केली बॉल टेस्ट है। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है इसको हम बाल पेनिट्रेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका फास्टर परफॉर्म किया जाता है जो कि आपका एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है और ग्रेट प्रिसीजन के साथ आपका जो है ये आपका वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। जो ऑर्डर ऑफ सूटेबिलिटी होता है टेस्ट का वर्केबिलिटी के लिए, हाइट वर्केबिलिटी टू लो के लिए VV कंसिस्टोमीटर, उसके बाद कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, उसके बाद फ्लो टेबल टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है कुछ एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग। यदि हम एक तो होता है वेरी लो के लिए हम VV कंसिस्टोमीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, VV टेस्ट जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन लो वर्केबल के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन यदि मैं मानूँ आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होगा। लेकिन जब आप MS सेट्टी बुक, ठीक है, जो MS सेट्टी बुक है, ठीक है, MS सेट्टी जो बुक आप ओपन करेंगे MS सेट्टी बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आपका लो वर्केबल के लिए जो है VV टेस्ट दे रखा है। थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, देखते हैं बोर्ड क्या आंसर लेता है। मेरे को कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट लग रहा है सही होगा।
कुछ एग्जामिनेशन में लेकिन वीबी को माना है तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता दिया, बाकी सारे टेस्ट आपको बता दिया हो तो आपको नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ कॉन्सोलिडेशन, कह रहा है कि जो आपका कॉन्सोलिडेशन का रेट है उसका क्या इंपैक्ट होता है, कह रहा है इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। तीसरा कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, का टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। और डी कह रहा है इज अनएफेक्टेड बाय परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कह रहा है कि सॉइल की परमेबिलिटी से अनइफेक्टेड है। अब एक चीज़ समझिएगा, जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं, क्या होता है कंसोलिडेशन, ये आपका रिडक्शन ऑफ सॉइल वॉल्यूम होता है। यहाँ पर सॉइल की वॉल्यूम का रिडक्शन किसके कारण होता है, तो समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केप ऑफ पोर वाटर फिल्ड इन वॉइड्स, जो आपके वॉइड्स में पोर वाटर जो भरे होते हैं, ठीक है, जो पोर वाटर भरे होते हैं आपके वॉइड्स में, उनके स्केप होने से जो है यहाँ पर सॉइल के वॉल्यूम में रिडक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। अच्छा, एयर का भी एक्सपल्सन हो रहा है, ठीक है, यदि एयर का एक्सपल्सन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा। अंतर समझिएगा, ठीक है। जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है वो टेम्परेचर की इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। ये आपका स्वेलिंग का जो है कंसोलिडेशन जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। और ये जो आपका कंसोलिडेशन का जो मैकेनिक्स है वो आपका कॉल टरजागी के द्वारा दिया गया, किस के द्वारा, पिस्टन एंड स्प्रिंग एनोलॉजी टेस्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल एंड फ्लैक्चरल रिजिडिटी ई आई कैरीज ए मोमेंट एम एट फ्री एंड, द डिफ्लेक्शन एट दैट एंड इज, कह रहे आपका कोई कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन एल है, फ्लैक्चरल रिजिडिटी आपकी ई आई है और एम मोमेंट को कैरी कर रहा है फ्री एंड पे, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, फ्री एंड पे आपका, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, यदि हम डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं, हमारे पास कोई ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्री एंड पर हमारा एक मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, एम का मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, और ई आई यदि इसकी फ्लैक्चरल रिजिडिटी है, तो यहाँ पर जो हमारा डिफ्लेक्शन, दोनों चीज़ बता रहा हूँ, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों बता रहा हूँ, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो डिफ्लेक्शन आएगा एम एल स्क्वायर अपन 2EI का और स्लोप आएगा एम एल अपन EI का, ठीक है। इस तरह देखिए, यदि हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड पे यदि हमारा मूवमेंट लगा है एम का, ठीक है, तो यहाँ पर पी का ही मान लीजिए PL³ अपन 3EI हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सारी डाटा आपको दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो ML स्क्वायर अपन 2EI यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या द सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग गामा W लिखते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा RW करके लिखा हुआ है, तो बात वही है, बस यहाँ पर डेजिग्नेशन को चेंज किया है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी G, वॉइड रेशियो E आपका दे रखा है, तो आपका सबमर्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, गामा W G-1 अपॉन E+1+E। यहाँ पर गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, G आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, E आपका वाइड रेशियो है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ फ्लोर इन विच मार्बल चिप्स आर यूज्ड इज, कह रहा है कि आप वो कौन सा टाइप है फ्लोर का जिसमें हम मार्बल चिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं टेराजो फ्लोरिंग की, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग है, ठीक है, उसमें टेराजो फ्लोरिंग आता है। इसमें ये क्या है, ये आपका कंपोजिट मटेरियल से बना होता है जिसमें आपका चिप्स होता है मार्बल का, क्वार्ट्ज का, ग्रेनाइट का, ग्लास का या अदर्स आपके सूटेबल मटेरियल्स का, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, तो इसमें सीमेंटियस बाइंडर में इसको मिलाते हैं और कॉम्बिनेशन करके हम बनाते हैं ये टाइल्स, ठीक है। टेराजो टाइल्स जो है इसको हम लोग जो है ग्रेनो फ्लोरिंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ग्रेनोलिथिक लुक देता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही एक मोजाइक फ्लोरिंग होता है, ये भी एक टाइप ऑफ फ्लोरिंग है जो टिपिकली आपको जो है ना टाइल के फॉर्म में दिखता है, जहाँ पर जो स्मॉलर पीसेस जो है ना वो आपको डिज़ाइन में देखने को कुछ स्मॉलर पीसेस मिलती हैं, तो ये होता है मोजाइक फ्लोरिंग। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेराजो फ्लोरिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ
रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं, उसका आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं पहला कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या होता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट? ये आपका वह अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इरिगेशन वाटर होता है, जो कि आपके जो क्रॉप का जो इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड है, ठीक है, क्रॉप के फुल ग्रोथ में इस नीड को फुलफिल करता है। कौन? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो CIR जो आता है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आता है, वो कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल आता है, ठीक है। नेक्स्ट करा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये आपका अमाउंट ऑफ वाटर वह होता है जो कि आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड के साथ साथ जो है आपके लीचिंग प्री सोइंग रिक्वायरमेंट्स दोनों को फील करता हो। तो CIR प्लस आपका जो अदर रिक्वायरमेंट्स लीचिंग वगैरह है उनको फील करता हो। तो NIR जो आता है आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वो आपका क्या आता है? CIR प्लस प्री सोइंग प्लस लीचिंग प्लस नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट। इस तरह आपका फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये आपका वह अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो आपके जो सरफेस रन ऑफ के कारण और डीप पर्कुलेशन के कारण जो वाटर आपका लॉस होता है उसके रिक्वायरमेंट को आपको फील करता है। तो FIR जो आता है वो क्या होगा? NIR प्लस सरफेस रन ऑफ लॉसेस प्लस डीप पर्कुलेशन लॉसेस, ठीक है। ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स की ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये आपके इरिगेशन वह आपका रिक्वायर्ड वाटर होता है जो कि आपके फील्ड इरिगेशन में जो है आपके जो कन्वेंस लॉसेस होती हैं, ठीक है, इवेपोरेशन सीपेज वगैरह होती हैं कैनाल के द्वारा, उसके कारण जो कन्वेंस लॉसेस होती हैं वो उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो GIR इक्वल टू FIR प्लस कन्वेंस लॉसेस सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि हम इन सबको देखते हैं तो GIR इज ग्रेटर देन FIR, FIR इज ग्रेटर देन NIR और NIR आपका CIR से ज़्यादा। तो यदि हम एक्चुअल रिजल्ट निकालते हैं तो GIR इज ग्रेटर देन FIR इज ग्रेटर देन NIR इज ग्रेटर देन CIR। तो हमारा यही सही रिलेशन देखने को मिलेगा। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज लोडेड बाय ट्रांसवर्स लोड। आपका कैंटिलीवर बीम है, उस पर ट्रांसवर्स लोडिंग आ रही है, ओके, जो कि आपका क्या है? लोड आपका वेरिंग लीनियरली, लोड आपका लीनियरली वैरी हो रहा है। तो आपका जब लोड लीनियरली वैरी कर रहा है और क्या कर रहा है आपका फ्रॉम W0 एट फिक्स एंड एंड 0 एट फ्री एंड, शियर एट L/2 ऑफ बीम इज। देखिए यदि हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो यह हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। चलिए कैंटिलीवर बीम है, इस बीम पर क्या कह रहा है आपका? इस बीम पे कह रहा है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम ऑफ L लेंथ, इसकी लेंथ L है और आपका लोड वेरिंग लीनियरली फ्रॉम W0 एट फिक्स्ड एंड, ठीक है, फिक्स्ड एंड पे W0, तो ये आपका W0 पे फिक्स्ड एंड और फ्री एंड पे 0। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये L है, ये आपका L है और ये आपका W0 है, ठीक है, W0 है। तो L आपका लेंथ होगा, W0 क्या है आपका? इंटेंसिटी ऑफ लोड, वेरिंग लोड है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो शियर फोर्स L/2 पे कह रहा है, ठीक है, L/2 पे यदि शियर फोर्स की बात करते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से याद होगा। ये आपका यदि हम बात करते हैं जो शियर फोर्स आएगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा L/2 पर आपका 1/2 इंटू L/2 इंटू W0/2, ये आ जाएगा W0 L/8। तो सही ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यूजुअली ए कैनाल फिलिंग इज प्रोवाइडेड विथ ए स्लोप ऑफ। कह रहा है जो कैनाल फिलिंग होती है यूजुअली वो किस स्लोप पे प्रोवाइड की जाती है? यदि हम कैनाल की यूजुअली बात करते हैं, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो साइड स्लोप आपका 1:1 हम कटिंग में प्रोवाइड करते हैं और जो स्लोप हमारा जो है 1:2 आपका 1.5:1 फिलिंग में प्रोवाइड करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ये आपका जो है डिपेंड करता है कि आपके जो कैनाल जो जहाँ से जा रही है वहाँ का टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, ठीक है। यदि लाइट सैंड है तो हमारा साइड स्लोप 3:1 होगा। लूज अर्थ, सिल्टी सैंड, सैंडी लोम है 2:1 होगा। ऑर्डिनरी अर्थ, सॉफ्ट क्ले, लोम, जनरली लोम, आपका ग्रेवली लोम, क्ले लोम है, ग्रेवल है तो 1.5:1 होगा। स्टीप अर्थ और क्ले है तो आपका 1:1 होगा। आपका टफ, हड़प्पन, एल सॉइल है, फॉर्म ग्रेवल है या हार्ड कॉम्पैक्ट अर्थ है तो वहाँ पर 0.5:1 होगा।
स्टोन लाइनिंग है, कास्ट इन प्लेस कंक्रीट है या सीमेंट ब्लॉक्स हैं 1:1 होगा, और बरीड प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स है तो आपका 2.5:1 हम लोग साइड स्लोप लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं, इन जनरली बात कर रहा है, तो हम साइड स्लोप अपने फीलिंग में जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं 1.5:1। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए वेल सीजन टिम्बर में कंटेन मॉइस्चर अप टू, कह रहा है वेल सीजन टिम्बर जो होती है उसमें मॉइस्चर कितना होता है 10 to 12%, 8% to 10%, 6% to 8%, आपका 4% to 6%। यदि हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर की बात करते हैं तो जो कि आपका IS 1141 में दे रखा है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होती है, तो सीजनिंग जो टिम्बर की होती है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपके टिम्बर में उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं बाई डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, अब इसको हम रिड्यूस करने से क्या होगा, यदि हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करेंगे हमारा स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज जो है वो एनहांस होंगी। ठीक है, वेल सीजन टिम्बर के लिए आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 10 to 12% होता है, कितना 10 to 12%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। यहाँ पर कह रहा है कि आपका यदि यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन का एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, कह रहा है बेंडिंग स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज मैक्सिमम, कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। कह रहा है बेंडिंग स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम एजेस आर मैक्सिमम, कह रहा है बेंडिंग स्ट्रेस जो है टॉप और बॉटम एजेस पर मैक्सिमम होता है। कह रहा है शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट टॉप, कह रहा है शियर स्ट्रेस जो है टॉप पर मैक्सिमम और बॉटम एजेस पर जो है उस पर भी मैक्सिमम होता है। ठीक है, कर शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, कह रहा है कि शियर स्ट्रेस जो है न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होता है। अब समझिएगा, तो हमारे पास कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड, ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे जिसमें पहला बेंडिंग स्ट्रेस आपका 0 होगा न्यूट्रल एक्सिस पर, बट लीनियरली वेरी करेगा डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस से। तो जब मैक्सिमम आएगा वो टॉप पे होगा और बॉटम फाइबर पे होगा। ठीक है, दोनों पर टॉप और बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होगा कहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस पर, और डिक्रीज टुवर्ड्स द टॉप होगा और बॉटम सरफेस ऑफ द बीम, तो दोनों पर आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन में तो आपका पहला बेंडिंग स्ट्रेस टॉप और बॉटम एजेस पर मैक्सिमम होगा, और आपका जो शियर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा किस पर, न्यूट्रल एक्सिस पर। तो यहाँ पर बी और डी दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इफ फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, द बैक बियरिंग, डायरेक्ट इसकी बैक बियरिंग आप लोग बता सकते हैं, साउथ को नॉर्थ कर दीजिए, नॉर्थ 49 डिग्री, प्लस माइनस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 49 डिग्री 52 मिनट, आपका ईस्ट का वेस्ट कर दीजिए, ईस्ट का वेस्ट कर दीजिए, ईस्ट का यहाँ पर वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक सेकंड। ठीक है, अब यदि हम बात कर रहे हैं अपना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा काम है, एक सेकंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिटरल टाइज इन कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट, कह रहा है जो आपका जो है कॉलम में हम लोग लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं वो हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर फोर्स के लिए, आपका बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल शियर बार्स के लिए, या बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के लिए। ठीक है, अब यदि हम लेटरल टाइज के फंक्शंस की बात करते हैं तो हम लेटरल टाइज जो प्रोवाइड करते हैं, पहला बकलिंग और आपका जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड का उसको हम लोग रेसिस्ट करने के लिए। ठीक है, आपका जो है मतलब बकलिंग को रेसिस्ट करने के लिए, आपका बॉन्ड जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और हमें हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाइंडिंग के लिए, जिससे कंक्रीट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
यदि हम अपना जो प्रोवाइड करें लेटरल टाइज तो क्या करेगा, प्रॉपर स्पेसिंग कंक्रीट में बनाए रखेगा, ठीक है, जिसके कारण जो है हमारा जो कंक्रीट यदि पावर करेंगे अपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए तो उसमें प्रॉपरली वहाँ पर आपका कंक्रीट जाएगा, ठीक है। तो हम लेटरल टाइज किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो आपका बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार को अपना रेसिस्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो क्वेश्चन करें ट्रेपोजॉइड हैज़, ठीक है, आपका एक ट्रेपोजॉइड दे रखा है, साइड ऑफ 1 मीटर एंड 2 मीटर, द हाइट ऑफ दिस ट्रेपोजॉइड इज 1 मीटर, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द ट्रेपोजॉइड। ट्रेपोजॉइड का एरिया आपको पूछ रखा है, ठीक है, बेस दे रखा है, एरिया आपको पूछ रखा है। तो यदि हम एरिया ऑफ ट्रेपोजॉइड की बात करते हैं तो क्या आता है आपका, हाफ समेशन ऑफ बेसिस, मतलब बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाफ बेस 1 आपका 1 मीटर प्लस पैरेलल साइड से ले रहे हैं ना 2 मीटर और हाइट आपका 1 मीटर दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। तो आपका सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इज रिलेटेड टू द वाइड रेशियो एज अंडर। का जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के है वो वाइड रेशियो से कैसे रिलेट करता है। अब यदि हम परमेबिलिटी की बात करते हैं तो इसको हम लोग देख रहे हैं किससे, आपका कॉजनिक-कर्मन इक्वेशन से, ठीक है। कॉजनिक-कर्मन इक्वेशन के इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू D10 स्क्वायर, जहाँ पर D10 आपका इफेक्टिव ग्रेन साइज है, ई आपका वॉइड रेशियो है, म्यू विस्कोसिटी है, गामा डब्ल्यू आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इंपैक्ट हो रहा है। ग्रेन साइज से यदि हम बात करते हैं तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है, ठीक है, वो आपका जो है जिसको हम लोग ग्रेन साइज D10 स्क्वायर कहते हैं उसके अनुक्रमानुपाती आपका होता है, ठीक है, इसके अनुक्रम प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं वाइड रेशियो की तो वाइड रेशियो जो है आपका क्लियरली के जो है ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। परमेबिलिटी आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक प्रॉब्लम है, ये भी ऑप्शन दे रखा है के अनुक्रमानुपाती ई स्क्वायर और ये भी ऑप्शन दे रखा है, दोनों का हो सकता है, ठीक है, दोनों का हो सकता है। तो हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट इसको मान लेते हैं कॉजनिक-कर्मन इक्वेशन वाला, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शेड्यूल बार ऑफ रेट्स फॉर ऑल टाइम्स ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड इन प्रिंटेड बुक नोन एज। कर आपको एक प्रिंटेड बुक होता है जिसमें आपका शेड्यूल रेट जो है आपके आइटम्स के दे रखे होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आपका यदि हम कोई डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन आपका आइटम्स का होता है, जैसे आपके क्वांटिटीज़ वगैरह जो मेंशन नहीं होते, कोई आइटम्स मेंशन होते हैं, उसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है। इसमें आपका जनरल कंडीशन, जनरल स्पेसिफिकेशन, आइटम ऑफ डिफरेंट वर्क, डाटा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, लेबर, ये सब दिया रहता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है आपका द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम एल कैरिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड 2p एट द फ्री एंड गिवन बाय। तो फ्री एंड पर जो है आपका जो है क्या कर रहा है, आपका डिफ्लेक्शन कर रहा है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है। 2p कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है फ्री एंड पर, यहाँ पर 2p का लोड लग रहा है, और आपका जो लेंथ दे रखा है इसका वो दे रखा है एल। अब आपको पता है यदि हम बात करते हैं अपने डिफ्लेक्स कैंटिलीवर बीम की, आप लोग याद रखिएगा इसको, तो पी लोड के लिए जब हम बात करते हैं तो आपको डेल्टा इक्वल टू क्या आता है आपका PL क्यूब अपॉन 3EI। यहाँ पर PL की जगह पर 2p है, P की जगह पर 2p है, तो क्या हो जाएगा 2PL क्यूब अपॉन 3EI। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए फ्लो नेट कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। क्या जो फ्लो नेट होता है उसको हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब फ्लो नेट की यदि हम बात करते हैं तो फ्लो नेट क्या है, तो आपका सॉइल मास के थ्रू जो वाटर आपका जा रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये आपका एक कर्वीलिनियर नेट फॉर्म करता है जो कि आपका फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होते हैं वो आपके जो है जो इक्वल टोटल हेड है उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से बनते हैं,
ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दीज आर द इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं तो पहला ये आपका सीपेज के डिटर्मिनेशन में यूज होता है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के डिटर्मिनेशन में यूज होता है, सीपेज प्रेशर के डिटर्मिनेशन में यूज होता है और एग्जिट ग्रेडियंट के डिटर्मिनेशन में यूज होता है। तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द पॉइजन्स रेशियो इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी कैन बी गिवन है। यहाँ पर सी दे रखा है, जी नहीं दे रखा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो ये रिलेशन कुछ देख लीजिए, E इक्वल टू क्या आता है 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है, E इक्वल टू 9 kg अपॉन 3 kg 3K प्लस G, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू और म्यू इक्वल टू आपका मतलब पॉइजन रेशियो इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। जी की जगह सी रख दीजिए तो आपका सही ऑप्शन डी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द बेस्ट मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू सैंडी अंडुलेटिंग एरिया इज, कह रहा है सैंडी अंडुलेटिंग एरिया है तो वहाँ पर वाटर को अप्लाई करने का बेस्ट मेथड इरिगेशन में क्या है? तो यदि आपका जो है, यदि हम स्प्रिंकलर मेथड की बात करते हैं तो स्प्रिंकलर मेथड आपका ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑर्डिनरी पाइप्स वगैरह जो है स्प्रे वगैरह का यूज करते हैं, जिसमें जो है रेन सिमुलेटर्स होते हैं, ठीक है, इसको हेड इरिगेशन ओवर हेड इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका यूजुअली कॉफ़ी टी वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन में काम आता है। इस मेथड का यूज हम जो है राइस जूट वगैरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर की स्टैंडिंग वाटर की नीड होती है वहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सभी सॉइल में यूज कर सकते हैं, बट हम जो वेरी हेवी सॉइल्स हैं जहाँ पर लो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो सैंडी फील्ड्स हैं वहाँ पर इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये रहा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉइल सैंपल। कर रहा है सॉइल सैंपल के डेंसिटीज जो हैं उनका करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। चलिए एक एक को देखते हैं। पहले हम बल्क यूनिट वेट की बात करते हैं। बल्क यूनिट वेट क्या होता है? ये आपका रेशियो होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, गामा बी इक्वल टू W अपॉन V। ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं तो ये क्या होता है? आपका टोटल ड्राई वेट ऑफ सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। ड्राई वेट का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम, ठीक है। अब यदि हम सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करते हैं तो ये आपका रेशियो होता है आपका टोटल सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। सबमर्ज यूनिट वेट की बात करते हैं या बोवेंट यूनिट वेट की बात करते हैं तो ये आपका बोवेंट वेट ऑफ सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास होता है। जो आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो ये आपका रेशियो होता है आपका किसका? वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई सॉइल सॉलिड्स, गामा एस इक्वल टू WS अपॉन VS। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में गामा S इज ग्रेटर देन गामा सेट इज ग्रेटर देन गामा B इज ग्रेटर देन गामा D एंड गामा D इज ग्रेटर देन गामा सबमर्ज्ड होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कर इन ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स द DPC इज जनरली प्रोवाइडेड एट। कह रहा है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल आपके जो है या पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर DPC हम प्रोवाइड करते हैं। कितने का प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, DPC की यदि हम बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म क्या है आपका? डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स को क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि जो आपके डैम्पनेस है, जो मॉइस्चर वगैरह है, उसको आपके बिल्डिंग में जो है एंटर करने से आपके फाउंडेशन के थ्रू प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब इसकी यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यदि हम जो है ये आपका देखिए ये आ रहा है आपका DPC। और DPC हम जो प्रोवाइड करते हैं इन जनरल जो DPC प्रोवाइड करते हैं वो प्लिंथ लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक कॉलम ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट बोथ एंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस कॉलम अंडर बकलिंग विल बी गिवन बाई। कह रहा है एक कॉलम जिसका जो है लेंथ L है दोनों एंड पे फिक्स है तो आपका इफेक्टिव लेंथ आपका जो अंडर बकलिंग आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ देख सकते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग। बोथ एंड यदि हिंज्ड या पिन है तो आपका इफेक्टिव लेंथ L हो जाएगा। यदि वन एंड हिंज्ड और एक एंड आपका फिक्स है तो L/√2 हो जाएगा। बोथ एंड फिक्स है तो L/2 हो जाएगा और वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री तो 2L हो जाएगा। यहाँ पर बोथ एंड फिक्स है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा L/2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए चैनल सेक्शन विथ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल द शियर सेंटर लाइज एट। कह रहा है कि आपका चैनल सेक्शन के लिए जिसमें जो एक्सिस है सिमेट्री का हॉरिजॉन्टल है तो कह रहा है आपका जो शियर सेंटर आएगा वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो शियर सेंटर क्या होता है?
शियर सेंटर की यदि हम बात करते हैं, शियर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम अपने किसी सेक्शन पर यदि हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड के कारण केवल और केवल बेंडिंग होगा, वहाँ पर किसी प्रकार का ट्विस्टिंग नहीं होगा उस पॉइंट के थ्रू। उस पॉइंट को कहते हैं शियर सेंटर। और जो शियर सेंटर होता है हमेशा सिमेट्रिकल बेंडिंग अबाउट जो एक्सिस होती है आपके क्रॉस सेक्शन की, उसके अबाउट आपको होता है, ठीक है। यदि हम आई सेक्शन की बात करते हैं तो आई सेक्शन में जो शियर सेंटर है वो कोइंसाइड करता है सेंट्राइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो कुछ यहाँ पर शियर सेंटर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रॉइड से, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करेगा। लेकिन यदि हम चैनल सेक्शन की बात करते हैं, चैनल सेक्शन के जो शियर सेंटर है वो आउटसाइड द सेक्शन आपका जो है लाई करता है, ये आपका सेंट्रॉइड से कभी भी आपका जो है कोइंसाइड नहीं करे। कुछ यहाँ पर आपको ये सेंट्रॉइड है और यहाँ पर शियर सेंटर है, देख लीजिए, तो ये डिफरेंस होता है। हमारे चैनल सेक्शन के लिए पूछ रहा है, चैनल सेक्शन के लिए आउटसाइड द सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टजाइट इज ए, कह रहा है जो क्वार्टजाइट है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक, आर्जिलेशियस रॉक, सिलिशियस रॉक या कैलकेरियस रॉक, ठीक है। अब क्वार्टजाइट की यदि हम बात करते हैं, क्वार्टजाइट एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि आपके क्वार्ट्ज सैंडस्टोन से बना होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज आपका सिलिशियस रॉक है जो कि मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन से बना होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही दिक्कत है, दोनों चीज़ यदि हम बात करते हैं ना तो ये मेटामॉर्फिक तो होता है, ये सिलिशियस रॉक भी होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि ए और सी दोनों हो जा रहा है। बाकी हम कुछ रॉक्स का क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो ये रॉक जो है मेटामॉर्फिज्म से बनते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पर ओरिजिनल रॉक जो है आपका सराउंडिंग कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर से चेंज हो जाता है, अपने जो है वो अपने रूप को चेंज कर लेता है, तो ये होता है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे एग्जांपल मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, जिनेसिस। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो किसके कारण होता है, तो यदि आपके जो कंसोलिडेशन हो गया, कॉम्पेक्शन हो गया या आपका एक्यूमुलेशन हो, उसके कारण यदि कोई रॉक फॉर्म होता है वो आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं, जैसे ब्रेसिका, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल। इग्नियस रॉक की यदि हम बात करते हैं तो ये रॉक जो है आपके मैग्मा जो होती है, लावा, वो आपका जो है उसके कूलिंग के कारण जो है उसके सॉलिडिफिकेशन के कारण इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक इंट्रूसिव होता है और एक आपका एक्सट्रूसिव होता है, ठीक है। जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं वो आपके जो है कूलिंग के कारण बनते हैं, और जो एक्सट्रूसिव रॉक की बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर कूलिंग जो होता है ना, इंट्रूसिव की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर कूलिंग जो होती है अर्थ प्लेनेट की क्रस्ट पे होती है, लेकिन एक्सट्रूसिव में जो कूलिंग होगी, ठीक है, ये आपका कहाँ पे होगी, एट क्रस्ट सरफेस, ठीक है। मैग्मा कूलिंग जो क्रस्ट सरफेस पे, नीचे नहीं होगी, क्रस्ट सरफेस पे, यहाँ पर प्लेनेट की क्रस्ट पे होगा, ये आपका अर्थ सरफेस पे होगा, ठीक है। तो ये आपका इंट्रूसिव होता है, जैसे आपका बसाल्ट, ट्रैप, ये सब है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि ए और सी दोनों सही हो सकता है, ठीक है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ वर्क इज मोर देन 2 lakhs देन द वर्क इज सेड टू बी। यदि कह रहा है कि वर्क का कॉस्ट जो है मोर देन 2 lakhs है तो उस वर्क को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो यदि हमारे पास वर्क का कॉस्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाख से यदि आपका जो है कम है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20,000, ठीक है। यदि लेस देन या इक्वल टू 20,000 है तो उसको पेटी वर्क कहेंगे, 20,000 से 1 लाख के बीच है तो माइनर वर्क कहेंगे, और यदि आपका 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर मतलब सॉरी आपका जो है 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो इसको हम कहेंगे मेजर वर्क, ठीक है। तो हमारा 2 लाख है, इसका मतलब 1 लाख से ज़्यादा है तो ये आपका मेजर वर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए सॉइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी दे रखा है, वाटर कंटेंट 10% दे रखा है, आपका ड्राई डेंसिटी बतानी है तो गामा डी बतानी है। गामा डी आपका क्या हो जाएगा, गामा डी गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ले लीजिए, तो आपका गामा भी हो जाएगा, कितना दे रखा है आपका, और 22 दे रखा है, ठीक है। 22 अपॉन 1 प्लस 0.10, 10% मतलब 0.10, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा एट द लिक्विड लिमिट, कह रहा लिक्विड लिमिट पर आपका शेयर स्ट्रेंथ सॉइल का 0 होता है या शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है स्मॉल बट डिफिनिट होता है। आपका जो सॉइल होती है वो प्लास्टिक होती है और इजीली मोल्डेड हो सकती है, या सॉइल आपका जो है फुल्ली सेचुरेटेड नहीं होता है, ठीक है, लिक्विड लिमिट पे। अब लिक्विड लिमिट की बात करते हैं। लिक्विड लिमिट आपका ऐसा वाटर कंटेंट है
ठीक है, जो कि आपका लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है उसके बीच लाई करती है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं आपका मिनिमम वाटर कंटेंट, जिस पर आपका सॉइल जो है लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, बट वहाँ पर इनफाइनिटेसिमल आपका रेसिस्टेंस जो है फ्लो के अगेंस्ट आपको देखने को थोड़ा सा तो मिलेगा। ठीक है और एट लिक्विड लिमिट शियर स्ट्रेंथ आपका इस्तेमाल होता है लगभग 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगा स्मॉल होगा बट डिफिनेट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ए शाफ्ट टर्न्स एट 150 आरपीएम अंडर ए टॉर्क ऑफ 1500 न्यूटन मीटर, पावर ट्रांसमिटेड इज, पावर बतानी है आपको। तो पावर जो हम पी की बात करते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन टी अपॉन 60। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एन, नंबर ऑफ रोटेशन आपको 150 आरपीएम दे रखा है और टी जो टॉर्क दे रखा है 1500 दे रखा है अपॉन 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.5 पाई आपका किलो वाट। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज, सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है। यदि हम यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये आपका रेशियो होता है D60 D10। ठीक है, इसका रेशियो होता है, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए जो CU होता है वो इक्वल टू 1, वेल ग्रेडेड के लिए ग्रेटर देन 6, और आपका वेल ग्रेडेड सैंड के लिए आपका CU ग्रेटर देन 6, और ग्रेवल के लिए आपका CU आपका ग्रेटर देन 4 होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रेशियो ऑफ D60 D10। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन ए सिस्टम ऑफ फोर्स मीट एट ए पॉइंट देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड। कह यदि आपका सिस्टम ऑफ फोर्स में लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेज का जो है एक पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम फोर्सेस की बात करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक फोर्सेज जो है किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स क्या होता है कि ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि आपका, जिसमें आपके हम बात करते हैं लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो सेम प्लेन पर लाई करती है, लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर लाई करेगी, उसको हम कहते हैं कोप्लेनर। बाद में हम फिगर भी दिखा देंगे। कोलिनियर की बात करते हैं, ये फोर्सेज ऐसे होती हैं जिनका जो है लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन में होता है। ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करते हैं तो ये ऐसे फोर्सेज होते हैं जो किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, इसको कॉन्करेंट फोर्सेज करते हैं। ठीक है, ये आपको कोलिनियर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। कोप्लेनर कॉन्करेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसे फोर्सेज होते हैं जो कि एक पॉइंट पर मीट करते हैं, और लाइन ऑफ एक्शन की यदि हम बात करते हैं वो सेम प्लेन में होता है। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करते हैं तो ये ऐसे फोर्सेज होते हैं जो कि किसी एक पॉइंट पर आकर नहीं मिलते हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे होता है। ठीक है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करते हैं तो ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक पॉइंट पे मिलती हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो होता है फोर्स का वो सेम प्लेन पे नहीं होता है। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसे फोर्सेस होती हैं जो ना ही एक दूसरे पॉइंट पे मिलती हैं, ना ही इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम प्लेन पर होता है। देख सकते हैं ये हमारा कोलिनियर हो गया, ये हमारा कोप्लेनर पैरेलल हो गए, ये कोप्लेनर लाइक पैरेलल हो गया। ठीक है, ये आपका कोप्लेनर कॉन्करेंट हो गया, ये कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट हो गया, ये नॉन कोप्लेनर पैरेलल हो गया, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट हो गया, ये नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट हो गया। देख सकते हैं फिगर से। तो यहाँ पर यदि लाइन ऑफ एक्शन जो है आके एक पॉइंट पे मिल रहा है उसको कहेंगे कॉन्करेंट फोर्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग डिटेल में एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किल्न इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस किल्न। कि यहाँ पर कौन सी भट्टी जो होती है, किल्न जो होती है वो आपको कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। तो यदि हम किल्स की बात करते हैं तो ये ब्रिक को बर्न करने के काम आते हैं। ठीक है, ओवन तरीके के होते हैं, लार्ज ओवन होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमिटेंट और आपके कॉन्टिन्यूस। इंटरमिटेंट किल्स की बात करते हैं तो ये आपका पीरियोडिक किल्स होते हैं, मतलब इसमें एक बार जो है एक बैच गया बर्न, उसको बर्न करके मतलब सुखा करके निकाले फिर दूसरा जाएगा। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगती है। यहाँ पर जो है जो प्रोसेस होता है लोडिंग अनलोडिंग कूलिंग और बर्निंग का एक एक करके होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग बर्निंग ये सब कॉन्टिन्यूसली होता है। ठीक, साइमल्टेनियस होता है एक साथ। ये भी आपके जो है कॉन्टिन्यूस किल 3 प्रकार के, बुल ट्रेंच किल, हाफमैन किल और टनल किल। बुल ट्रेंच भारत में ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर कौन सा आपका कॉन्टिन्यूस नहीं तो इंटरमीडिएट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ
90 डिग्री स्ट्रेट लाइन इन ऑटोकैड। कह रहा है कि यहाँ पर ऑटोकैड में 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा मोड यूज करेंगे। तो यदि हम 90 डिग्री यदि आपको जो है ऑटोकैड में आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो मोड आपका जो है आपने टॉगल में यूज करेंगे। ऑर्थो मोड में हम F8 की को प्रेस करते हैं, जिसमें आपका जो है मूवमेंट जो कर्सर का है वो आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है 90 डिग्री के लिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये आप देख सकते हैं हमारे राजस्थान की पॉकेट जी के आ चुकी है। ये अब राजस्थान में आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंपाउंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा सीमेंट कंपाउंड है जो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सीमेंट कंपाउंड्स के लिए आपको टेबल बना दिए, बिल्कुल आपको इजीली इसको याद कर सकते हैं। ट्राई कैल्शियम सल्फेट जो कि C3S होता है, परसेंटेज आपका 25 to 50%। यदि हम इन जनरल कहें एवरेज 40%, इसको हम एलाइट कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम, और यहाँ पर फंक्शन क्या है 7 डेज हार्डनेस और स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की बात करते हैं तो इसका परसेंटेज 25 to 40%, एवरेज 32%, इसको बेलाइट कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर ग्राम और आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A की बात करते हैं तो 5 to आपका 11% होता है, एवरेज 10.5%, इसको हम सेलाइट कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका सबसे ज़्यादा होता है 865 जूल पर ग्राम, इसलिए ये फ्लैश सेटिंग प्रोवाइड करता है और इनिशियल सेटिंग टाइम भी देता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट C4AF की बात करते हैं तो ये आपका 8 to 14% होता है। ठीक है, फेलाइट कहते हैं 420 जूल पर ग्राम जो है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और ये आपका पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन करा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्लीडिंग चैनल्स इन कॉन्क्रीट रिमेन्स कंटिन्यूअस इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज। कह रहा है आपका जो है किस वाटर सीमेंट रेशियो पर जो आपका जो ब्लीडिंग चैनल्स हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट में वो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अब यदि हम बात करते हैं कॉन्क्रीट में, यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो है मोर देन 0.7 है तो वहाँ पर ब्लीडिंग चैनल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लीडिंग चैनल्स जो है वहाँ पर कंटिन्यूसली रहते हैं। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपका जो है जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होगा उसको परमिएबल हो जाएगा और परमिएबल होने के कारण आप ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए मोर देन 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोज कंटूर्स ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड्स देयर सेंटर रिप्रेजेंट। कह रहा है जो क्लोज कंटूर्स हैं जिनकी जो वैल्यू है वो आपके सेंटर की ओर डिक्रीज कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यदि कंटूर्स की यदि हम बात करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको दे रखी हैं। ठीक है, यदि कंटूर्स की यदि हम बात करते हैं तो हमारे क्लोज कंटूर्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लोज कंटूर्स मैप में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिप्रेशन जो अंदर के, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे सेंटर की ओर आ रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है तो ये हील को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे जैसे सेंटर की ओर आ रहे हैं डिक्रीज हो रहा है ये आपको क्या बताएगा, ये पॉइंट को बताएगा, डिप्रेशन को बताएगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको डिप्रेशन को बताएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज। कह सॉइल की परमिबिलिटी अभी ऊपर भी बता चुका हूँ कि जो सॉइल की परमिबिलिटी होती है वो वाइड रेशियो के जो है आपके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो यहाँ पर ग्रेन साइज के वहाँ पे वाइड रेशियो होता है, यहाँ पर ग्रेन साइज D10 के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, D10 के स्क्वायर के बराबर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड that elapses from the instant of sowing to the instant of harvesting is called। कह रहा है कि क्रॉप के सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम इलेप्स होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका यदि हम क्रॉप पीरियड की बात करते हैं तो आपके सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम पीरियड्स इन डेज होता है उसको कहते हैं क्रॉप पीरियड। और बेस पीरियड क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के आपके क्रॉप के हार्वेस्टिंग से ठीक पहले जो हम लास्ट वाटरिंग लगभग 3 to 4 वीक्स बिफोर, यहाँ पर 3 to 4 वीक्स बिफोर हार्वेस्टिंग हम प्रोवाइड करते हैं लास्ट वाटरिंग, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग अपना बेस पीरियड। तो आपको आई होप समझ में आ गया क्रॉप पीरियड या और बेस पीरियड, इस फिगर से करेक्टली आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इंस्टेंट ऑफ सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो समय होता है उसको कहते हैं क्रॉप पीरियड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द बेड स्लोप इज गिवन बाय। कह रहा है लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेड स्लोप क्या होगा, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लेसिस द्वारा जो दिए गए हैं वो मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो R = 5
बाई 2 वी स्क्वायर बाई एफ। एरिया ऑफ चैनल सेक्शन जो ए आएगा वो आपका क्यू बाई भी आएगा। वेटेड पैरामीटर पी इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। रेजिम का मीन वेलोसिटी जो भी आएगा क्यू एफ स्क्वायर अपन 140 टू द पावर 1/6। और बेड स्लोप जो एस आएगा आपका एफ टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू द पावर 1/6 आएगा। तो सही ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन B into H is m1 and that of triangular section base B and height H is m2, then ratio of m1 to m2 will be। कह रहा है कि यदि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जिसका बेस आपका B इंटू एच दे रखा है m1 है, और ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए जिसकी बेस B और हाइट h है उसके लिए m2 है, दोनों का रेशियो पूछ रखा है। यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट बेस से बात कर रहे हैं तो आपका बी एच क्यू अपन 3 आ जाता है m1। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का उसके यदि एक्सिस जो बेस से पास हो रहा है तो m2 आ जाएगा बी एच क्यू अपन 12। दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो 4:1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है इन वन वे स्लैब द मिनिमम रेनफोर्समेंट FE 250 रिकमेंडेड टू बी प्रोवाइडेड इन ईच डायरेक्शन। ड्राफ्टमैन वाला पेपर जो था ना उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। वन वे स्लैब के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछ रखा है आपका IS कोड के द्वारा। FE 250 के लिए कितना आता है, तो आपका FE 250 के लिए 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डिग्री वाले पेपर में आपको दे रखा था। और FE 415 और FE 500 के लिए 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आता है। 250 के लिए आपका 0.15, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। अच्छा, हाइड्रोमीटर की यदि हम बात करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, तो हाइड्रोमीटर जो यूज करते हैं हम अपने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट जो होती है क्ले की उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन साइज ऑफ, ये हो गया। प्लेट लोड टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो बेरिंग कैपेसिटी के लिए करते हैं, ठीक है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, तो इसके लिए ये हो जाएगा। पिक्नोमीटर आपको पता है, पिक्नोमीटर के द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा। और डायरेक्ट सीयर एपरेटस का यूज करके हम सीयर पैरामीटर्स को डिटरमाइन करेंगे तो ये हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए लाइन इन द क्रेसर ग्रांडे प्लास्टिसिटी चार्ट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ द इक्वेशन। ए लाइन इक्वेशन पूछ रखा है आपका, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आता है आपका IP इक्वल टू 0.73 WL-20 आता है, जहाँ पर IP प्लास्टिक इंडेक्स है, WL आपका लिक्विड इंडेक्स है, ठीक है। पॉइंट जो आपका जो है एबव ए लाइन होगा वो आपका सॉइल और क्ले में क्लासीफाई होगा, ठीक है। सॉइल को मतलब एज ए क्ले क्लासीफाई करेंगे। और यदि प्लॉटिंग आपका पॉइंट जो है बिलो ए लाइन है तो ये आपका ये तो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। यदि आपका जो है इनऑर्गेनिक होगा जब बिलो ए लाइन तो सिल्ट होगा, ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में। तो इक्वेशन पूछ रखा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, इज द रेट एट विच वाटर एक्चुअल एंटर्स टू द सॉइल। वह रेट होता है जिसमें वाटर एक्चुअली सॉइल में एंटर करता है। या कह रहा है इज द रेट ऑफ रेनफॉल एबव विच रेनफॉल वॉल्यूम इक्वल्स टू द रन ऑफ वॉल्यूम। कह रहा है रेट ऑफ रेनफॉल है जिसमें जो है रन ऑफ वॉल्यूम जो है आपके जो है रेनफॉल वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। या कह रहा है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टॉर्म कांस्टेंट होता है। या कह रहा है इज द मैक्सिमम रेट एट विच वाटर एंटर्स द सॉइल। अब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, ये मैक्सिमम रेट होता है जिस रेट पर आपका जो है वाटर क्या करता है वो सॉइल में आपका इनफिल्ट्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इन सिंपली सपोर्टेड बीम नो ओवरहैंग सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। कह रहा है कि आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि ओवरहैंग नहीं है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर जो है वो कितना बनेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर की यदि हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कर्व जो है वो आपका जीरो लाइन से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। या आपका बेंडिंग मोमेंट जो है आपका साइन चेंज करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव आपका जाता है। बट यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर यदि हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर आपका कोई नहीं मिलता, मतलब जीरो होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। कह रहा है रेनफॉल मेजरमेंट के लिए इनमें से कौन सा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ठीक है, अब यदि हम रेन गेज की बात करते हैं, दो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में साइमन गेज हो गया, ठीक है, जो कि आपका नॉन रिकॉर्डिंग गेज है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में इसी को यूजुअली हम लोग यूज में लाते हैं। रिकॉर्डिंग टाइप में आपका जो है नेचुरल साइफन या फ्लोट टाइप हो गया, जो कि स्टैंडर्ड रेन गेज जो इंडिया में यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग में, और वेइंग बकेट हो गया, आपका टिपिंग बकेट हो गया। तो कह रहा है कौन नॉन रिकॉर्डिंग है, तो साइमन्स टाइप, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कह रहा है इनमें से किस सॉइल में सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है। तो यदि हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर 0 होता है ग्रेवल और सैंड के लिए, जिसको हम नॉन प्लास्टिक कहेंगे और नॉन कोहेसिव कहेंगे। ठीक है, आपका ग्रेटर देन 7 होता है सिल्ट के लिए, जो कि लो प्लास्टिक होता है, पार्सली कोहेसिव होता है। 7 to 17 होता है सिल्टी क्ले के लिए, जो कि मीडियम प्लास्टिक और कोहेसिव होता है, और ग्रेटर देन 17 होता है क्ले के लिए, जो कि हाई प्लास्टिक और कोहेसिव होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसकी होगी, तो क्ले की होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन कॉम्पेक्शन टेस्ट इफ द कॉम्पेक्टिंग एफर्ट इज इंक्रीज्ड इट विल रिजल्ट इन। कह रहा है कि कॉम्पेक्शन टेस्ट में हम कॉम्पेक्टिंग एफर्ट को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। देखिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर कंटेंट वगैरह जो है डिफरेंट फैक्टर है जो हमारे कॉम्पेक्शन टेस्ट को जो है इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन यदि हम कॉम्पेक्टिंग एफर्ट जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, देखिए यदि हम बात करते हैं मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन की, यदि हम बात करते हैं, देखिए पहला कॉम्पेक्टिव फैक्टर, कॉम्पेक्टिव एफर्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हायर कॉम्पेक्टिव एफर्ट के लिए हायर आपका मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट मिलेगा और लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन में यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम हैंड कॉम्पेक्शन नीडिंग रोलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका जो है कम मिलेगा। लेकिन यदि हम मशीन वगैरह यूज करें तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन OMC, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन द हील स्लैब एंड टो स्लैब ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। कह रहा है हील स्लैब, हील जो आपका जो है कैंटिलीवर वॉल है, ठीक है, उसमें कह रहा है हील स्लैब और टो स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, देखिए ये रहा हमारा कैंटिलीवर वॉल, और यहाँ पर जो है जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टॉप ऑफ हील स्लैब प्रोवाइड करते हैं, और मेन रेनफोर्समेंट आपका बॉटम ऑफ टो स्लैब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन मिल जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग इज टेकन एज। कह रहा है आपका जो है हम रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अगेंस्ट ओवर टर्निंग जो होती है वो आपकी कितनी लेते हैं, 1.5, 2.5, 2.0 या 3.0। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं एज पर IS 11458 पार्ट 2 1997 क्लॉज नंबर 2, वहाँ पर रिटेनिंग वॉल के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं। आपका रिटेनिंग वॉल जो है वो रिजिड वॉल के लिए डिज़ाइन होता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अगेंस्ट ओवर टर्निंग 2 होती है और स्लाइडिंग 1.5 होती है। ठीक है, स्टैटिक लोड के लिए ये वैल्यू 1.5 और 1 के रिस्पेक्टिवली अर्थक्वेक फोर्सेज में आपको जो है चेंज होती हैं। मैक्सिमम बेस प्रेशर आपके टोज पे होता है जो कि लेस देन अलाउएबल बियरिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता है, बट इसको हम 33% अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए बढ़ा कर लेते हैं। मिनिमम बेस प्रेशर आपका रिकमेंड होता है 0, और मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फ्लोटेशन 1.25 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आपका ओवर टर्निंग से है, तो ओवर टर्निंग के लिए कितना लेंगे, 2.0 लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग ऑफ द ली चैटलियर एपार्टस शुड नॉट एक्सीड। कह रहा है आपका ली चैटलियर एपार्टस के लिए जो रीडिंग होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो दोनों के बीच का वो कितना होता है, टू रीडिंग्स के बीच का। तो यदि हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की, जब हम सीमेंट के साउंडनेस क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट को हम साउंडनेस कहते हैं। ठीक है, आपका वॉल्यूम कितना एक्सपेंड कर गया वही उसकी साउंडनेस को बताता है। हम ऑन साउंडनेस जो है आपका प्रेजेंस ऑफ एक्सिस लाइन के कारण होता है, मैग्नीशिया के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर साउंडनेस यदि हम सीमेंट की बात करते हैं 2 मेथड से, एक ली चैटलियर मेथड से और आपका ऑटोक्लेव मेथड से करते हैं। ली चैटलियर की यदि हम बात करते हैं, ये आपका ऑन साउंडनेस जो फाइंड करता है फ्री लाइम की केवल फ्री लाइम के कारण। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्प्लिट सिलेंडर का डाया
और हाइट होता है वो आपका 30 mm, और इंडिकेटर आर्म का लेंथ 165 mm होता है, और OPC के लिए जो डिफरेंस होता है दो रीडिंग्स के बीच वो 10 mm होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ऑटोक्लेव की यदि हम बात करते हैं तो इसका यूज हम लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 तो देने ही रखा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 9.5 mm, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन पेंट नेप्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज, करा पेंट में नेप्था और टर्पेंटाइन का यूज हम किसके लिए करते हैं। अब यदि हम पेंट की बात करते हैं तो पेंट के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें यदि हम पिगमेंट की बात करते हैं, ठीक है, पिगमेंट यदि हम बात करते हैं, ये आपका जो है पेंट का एक एसेंशियल कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि आपका कलर और ओपेसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपका जो है पेंट को स्ट्रेंथ और एस्थेटिक वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल वाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। व्हीकल या यदि हम ड्राइंग ऑयल्स की बात करते हैं, ये आपके लिक्विड होते हैं जो कि पिगमेंट को सरफेस से बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, और आपका पिगमेंट को डिके नहीं होने देते, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे लिंसिड ऑयल हो गया, डिहाइड्रेटेड कॉस्टर ऑयल हो गया, ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें आपका लिंसिड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, नट ऑयल यूज कर सकते हैं। एक्सटेंडर या फीलर की बात करते हैं तो एक्सटेंडर या फीलर जो होता है वो पेंट में क्या करता है ना, फीलर का काम करता है एक तरीके से, उसको गाढ़ा करता है, ठीक है। ये कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। ये पिगमेंट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन को भी आपका जो है इंक्रीज करता है, जैसे जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सिलिकेट, मैक्सिमम सिलिकेट, टाक, डाइटोनोमाइट, ये सब यूज करते हैं। थिनर या सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ये आपका एक वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो कि ये आपके पेंट की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको एडजस्ट करता है। सॉल्वेंट जो होता है पेंट के जो है, ये सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उसको स्प्रेड में इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे आपका टर्पेंटाइन है, वाइट स्प्रिट हो गया, नेप्था हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। ड्रायर की यदि हम बात करते हैं, ड्रायर का फंक्शन क्या है कि जब हम पेंट को अप्लाई कर दिए तो उसको सुखाने में काम आता है। ऑक्सीजन को ये एक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जैसे लिंथरेज हो गया, रेड लेड हो गया, सल्फेट ऑफ मैग्नीज हो गया, ये सब प्लास्टिसाइजर का काम क्या है, तो सीमेंट आपका परमानेंटली बना रहे तो उसे जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करने के काम आता है। तो पेंट में नेप्था और टर्पेंटाइन आपका एक प्रकार क्या है, तो सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, थिक पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज, सपोर्टिंग कॉलम जो होती है फ्लैट स्लैब की, वहाँ का जो थिकेस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये हमारा फ्लैट स्लैब, और ये हमारा जो थिकेस्ट पार्ट यहाँ पर होता है उसको कहते हैं ड्रॉप पैनल, क्या कहते हैं, ड्रॉप पैनल कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैट स्लैब में जो कि फ्लैट स्लैब क्या है, फ्लैट स्लैब एक प्रकार का ऐसा स्लैब है जो विदाउट बीम के डायरेक्टली जो है बिना कॉलम, ठीक है, जहाँ पर विदाउट कॉलम किसी बीम को जो डायरेक्टली रेसिस्ट करता है वहाँ पर रेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रॉप पैनल्स प्रोवाइड करते हैं पंचिंग फेल्योर ऑफ को जो है प्रिवेंट करने के लिए। सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ड्रॉप पैनल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ए डबली रेनफोर्स्ड बीम हैज़ द फॉलोइंग सेक्शनल पैरामीटर्स, ओके, डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, विड्थ बी, ओवरऑल डेप्थ आपका डी, इफेक्टिव कवर ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट डी टी, इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन एनफोर्समेंट डी सी, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एबव बीम। अच्छा, इफेक्टिव डेप्थ की यदि हम बात करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम में वो आता है डी इक्वल टू डी माइनस डी टी, ठीक है, डी माइनस डी टी आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड इज, कह रहा है सीमेंट के यदि आपका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, जो क्यूब की साइज होती है वो आपकी कितनी होती है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 1008/1982 जो क्यूब साइज जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए यूज करते हैं वो आपका रिकमेंड कर रखा है 70.6 mm, ठीक है। और यदि हम कॉन्क्रीट क्यूब की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड साइज 150 mm, ये भी डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं मोल्डिंग रूम में, वहाँ पर ड्राई मटेरियल के लिए आपका मेंटेन होता है 27 to +-2 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। मॉइस्ट या क्लोजेस्ट मॉइस्ट रूम के लिए आप 27 +-2 ही यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर नॉट लेस देन 90% होगा ह्यूमिडिटी का, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टेस्टिंग के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम जो है 3 नंबर्स ऑफ क्यूब यूज करते हैं सीमेंट में, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द साइज ऑफ बियरिंग प्लेट विच इज यूज्ड इन प्लेट लोड टेस्ट वेरीज फ्रॉम, कह रहा है प्लेट लोड टेस्ट में
जो बियरिंग प्लेट होती है उसकी साइज़ जो वेरी करती है वो कितनी वेरी करती है। तो बियरिंग प्लेट लोड टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, ये एक प्रकार का फील्ड टेस्ट है, ठीक है, जो कि आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की जो है और आपका प्रोबेबल सेटलमेंट जो होता है किसी गिवन लोड के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये टेस्ट बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, आपका सैलो फाउंडेशन के लिए। यहाँ पर जो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइल्ड स्टील प्लेट जो है उसको यूज करते हैं एज ए लोड बेयरिंग प्लेट, जिसकी थिकनेस जो है एटलीस्ट आपको 25 mm होनी चाहिए और साइज जो वेरी करता है 300 to 750 mm के बीच वेरी करता है। और प्लेट आपका स्क्वायर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 300 to 750, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर आपको पता ही है इनडिटर्मिनेट होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम के लिए चेक करेंगे तो आपका जो है डिग्री ऑफ नंबर ऑफ अननोन 4 आएंगे। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेशन निकालेंगे तो 4 - 3 - 1 तो 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रॉप्ट का निकालेंगे तो 4 - 3 1 आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो डिटर्मिनेट जो स्टैटिकली आएगा वो आएगा 3 हिंज आर्च। देख सकते हैं 3 हिंज आर्च के लिए 0 आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कह रहा है फॉर एन इंटरमीडिएट स्पैन ए बी ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड सिस्टम व्हाट वुड बी द मोमेंट एट एम ए ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लेवल डेल्टा बिटवीन ए एंड बी। तो डीप डेल्टा डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर ना, तो उसके लिए आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कैलकुलेट करके बताना है। तो यदि हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस बीम के लिए ज्वाइंट ए के लिए, तो एम ए इक्वल टू 2 EI/L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, यहाँ पर मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूँगा, प्लस 6 EI/L² डेल्टा आता है। और सेटलमेंट या डिफरेंस के लिए यदि हम बात करते हैं तो वो आपका एम ए इक्वल टू 6 EI डेल्टा/L² आएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अर्थमेटिक चेक्स फॉर राइज एंड फॉल मेथड ड्यूरिंग लेवलिंग ऑपरेशन आर अप्लाइड ऑन। तो अर्थमेटिक चेक हम जो राइज एंड फॉल मेथड में लेवलिंग ऑपरेशन जो अप्लाई करते हैं वो हम बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड तीनों पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जनरली हम तीनों पे अप्लाई करते हैं। ये चेक आपका आता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL समेशन ऑफ राइज माइनस फॉल। तो आपको सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है आपका RL ऑफ रूम फ्लोर इज 100 mm 100 मीटर। स्टाफ रीडिंग आपका दे रखा कितना, स्टाफ रीडिंग आपको फ्लोर का 1.750 इन्वर्टेड रखा गया है। ठीक है, टचिंग द बॉटम ऑफ स्लैब 1.3 mm हाइट ऑफ, अच्छा इन्वर्टेड के लिए दे रखा है। इन्वर्टेड के लिए आपको पता है हाइट ऑफ, यदि हम बात करते हैं आपका RL निकाल सकते हैं। ठीक है, RL ऑफ स्लैब से कोई मतलब ऐसे है नहीं, यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए निकल जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो आपका इन दोनों को जोड़ दीजिए ये आ जाएगा आपका क्या 1.750 प्लस 1.35, इसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 3.1। सही ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट वन। कह रहा है इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट वन। चलिए इसका RF निकाल दीजिए। इसका RF यदि हम बात करते हैं कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए तो आपका 1000 हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 10 मीटर है तो 10,000 होगा। ठीक है, ये आपका RF कितना आ जाएगा, इसका डायरेक्ट दे रखा है आपका RF, इसका जो है दे रखा है 1/5000। ये आपका 1/10,000 दे ही रखा है RF, से इसका 1/10,000 ही होगा। ये यदि करेंगे तो 10⁶ हो जाएगा, 1/10⁶। तो ये ही आपका सबसे स्मॉलेस्ट वन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वेयर टेकन विथ ए डंपी लेवल। ठीक है, डंपी लेवल का द्वारा रीडिंग 0.69, 1.525, 2.395, 0.635 और 0.605, 0.805 ये दे रखा है। तो कह रहा है आपका द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड फिफ्थ पे, मतलब इस पर और फिफ्थ पर। ठीक है, रीडिंग 2.395 और 0.635 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट वेयर फोर साइड इज
ए फर्स्ट। अच्छा दोनों पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये तो आपका फोर साइट हो जाएगा, ये आपका फोर साइट हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी बात करते हैं 0.635, तो ये क्या बता देगा, बैक साइड को बता देगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका करेक्शन फॉर पुल और टेंशन इन ए टेप इज गिवन बाई। कर किसी टेप के लिए जो करेक्शन फॉर पुल और टेंशन होता है वो क्या आता है, तो आपको पता है जो सी पी इक्वल टू आता है क्या, पी माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पी नॉट क्या है, पुल एट द मेजरमेंट, पी नॉट आपका पुल एट स्टैंडर्डाइजेशन, ए आपका एरिया ऑफ टेप, ई आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ टेप मटेरियल। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्सीडेंटल एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू। कह रहा कि यदि आपका एक्सीडेंटल एरर किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर दे रखा है एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यदि हम बात करते हैं आपका जो एक्सीडेंटल एरर्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो लेंथ जो होती है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, और आपका यदि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसके 1/√n के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट ट्राई एक्सियल टेस्ट टू एसेस इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एज एक्सकवेशन ऑफ क्ले स्लोप। क्ले स्लोप के एक्सकवेशन के लिए कह रहा है कौन सा एप्रोप्रिएट ट्राई एक्सियल आपका होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आपका ट्राई एक्सियल टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है यदि हम क्ले के लिए बात करते हैं, ठीक है, यदि हम क्ले की बात करते हैं, क्ले के एनालिसिस की यदि हम बात करते हैं, तो क्ले के एनालिसिस के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा सी यू टेस्ट होता है। आप लोग पूरा एक एक दे रखा हूँ। सी यू टेस्ट की यदि हम बात करते हैं ये आपका क्ले स्लोप के लिए, किसके लिए, क्ले स्लोप के लिए यूज होता है। बाकी आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं इसको। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर ज़्यादा समझाना है मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कमांड इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। प्री डिफाइंड लेंथ है, उसको सेगमेंट में डिवाइड करना है, तो वहाँ पर जो हम मेजर कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स फॉर सॉइल मास इज इक्वल टू। सॉइल मास के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रखा है, क्या आएगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स आपका है σ1 माइनस σ3/2, जो कि आपका आकर करता है 45 डिग्री पर, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पर। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फ्लो मास कर्व इज ऑल्सो नोन एज। फ्लो मास कर्व जो है और किस नाम से जाना जाता है। फ्लो मास कर्व की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज टू वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और जो कि रिपल के द्वारा दिया गया तो इसको रिपल डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्लोज ट्राइवर्स हैविंग एन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू। ठीक है, कह रहा है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्लोज ट्राइवर्स के लिए जिसका एन नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है। तो यहाँ पर यदि हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 2n-4 इंटू 90 होता है। इसको 2 को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, n-4 इंटू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए मिल जाएगा, सॉरी n-2 हो जाएगा ना, हाँ ये हो गया। और एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो आपका 2n-4 इंटू 360 हो जाएगा। तो ये भी आप लोग बाई n, ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द फंड फॉर रीबिल्डिंग ए स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर इज टर्म एज। कह रहे कोई आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, यदि उसको रीबिल्ड करना है और आपका इकोनॉमिक लाइफ जो है ओवर हो गया है, उसको क्या कहेंगे, फंड को। तो जब आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यदि वहाँ पर रिप्लेसमेंट या रिकन्स्ट्रक्शन करना है और उसकी यूटिलिटी जो है पूरी हो चुकी है, यूज जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पर जो हम अपना फंड यूज करते हैं उसको कहते हैं सिंकिंग फंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन कंप्रेशन एज कंपेयर टू प्लेन बार इन टेंशन इज। करेक्ट, जो डिजाइन बॉन्ड होता है प्लेन बार का इन कंप्रेशन जो होता है वो आपका टेंशन से क्या होता है, 60% मोर, 60% लेस, 25% मोर या 25% लेस। तो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है लिमिट स्टेट मेथड में प्लेन के लिए, आप देखिए M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7, M40 एंड अबव के लिए 1.9। ठीक है, यदि आपका डिफॉर्म्ड बार के लिए बात करते हैं तो हम वैल्यू को 60% इंक्रीज करते हैं, और कंप्रेशन में यदि हम बात करते हैं जो वॉल्यूम होता है बॉन्ड स्ट्रेस का वो इंक्रीज किया जाता है टेंशन से 25%। तो कितना, 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचिंग शियर फिनोमिना इज मोस्टली रिलेटेड टू, कह रहा है पंचिंग शियर फिनोमिना जो है मोस्टली किससे रिलेट करता है? कंबाइंड फुटिंग से, आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग से, आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग से, या आइसोलेटेड ट्रेपजोइडल फुटिंग से। अब आइसोलेटेड फुटिंग की बात करते हैं, इसका यूज हम सिंगल कॉलम के लिए करते हैं लोड को बियर करने के लिए। यूजुअली ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका सिंपलेस्ट होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल होता है हम स्क्वायर फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, बट यदि हम बात करते हैं आइसोलेटिंग फुटिंग जो होती है, पंचिंग एक्सपीरियंस जो शियर होता है, उस पंचिंग शियर होता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे बेटर होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द बेस्ट इरिगेशन मेथड दैट सूट्स एरिया वेयर स्कैरसिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, जहाँ पर इरिगेशन वाटर की स्कैरसिटी है वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल, ठीक है। तो प्लेन टेबल द्वारा यदि लोकेशन ऑक्यूपाई है तो वहाँ पर लोकेशन को डिटरमाइन करने का जो मेथड होता है कौन सा होता है? जब हम रीसेक्शन मेथड की बात करते हैं तो रीसेक्शन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपका चार्ट पर शीट पर ड्रॉ नहीं होता है लोकेशन। जब लोकेशन आपका जो है टेबल से नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम अपना रीसेक्शन मेथड को यूज करते हैं। अब ये डिफरेंट तरीके से कंपास रिसेक्शन बाई कंपास, रिसेक्शन बाई बैक साइटिंग से, रिसेक्शन बाई 2 पॉइंट से, रिसेक्शन बाई 3 पॉइंट से किया जा सकता है, ठीक है। चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन बिटवीन पॉइंट 15 माइनस 35 द एब्सोल्यूट लेंथ इज, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट लेंथ पूछ रखा है, x1 y1 दे रखा है, ठीक है, x1 y1 x2 y2। आपको लेंथ की यदि हम बात करते हैं क्या आ जाएगा? DAB की यदि हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? आप लोग पहले से पढ़े मैथ में भी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगी वैल्यू अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर चिन्ह के साथ रखते जाइए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ना 1 3 to 4, तो मतलब 4 यूनिट्स आ जाएगा, 4 यूनिट्स आएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए बबल ट्यूब विद डिवीजन ऑफ 2 mm एंड रेडियस ऑफ 1 मीटर, सेंसिटिविटी आपको पूछ रखा है, ठीक है, सेंसिटिविटी पूछ रखा है यहाँ पर। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सेंसिटिविटी की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, सेंसिटिविटी की यदि हम बात करें हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ 1 डिवीजन। लेंथ ऑफ 1 डिवीजन की यदि हम बात करते हैं मतलब 1 मीटर, और क्या कह रहा है आपका अपॉन रेडियस ऑफ बबल ट्यूब, तो रेडियस कितना दे रखा है? 2 mm का। तो ये यदि हम 0 पॉइंट आपका जो कितना हो जाएगा ये सॉरी 0.02, इसको चेंज करेंगे, मीटर है ना, इसको चेंज करेंगे, गड़बड़ हो गया, कितना हो गया ये आपका 2 mm दे रखा है, तो ये 0.002 हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा। ये आपका यदि आएगा रेडियन में चेंज करेंगे 1/500 आएगा, 1/500 रेडियंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इफ ए कैंटिलीवर बीम कैरीज यूडीएल ओवर इट्स इंटायर स्पैम, हर स्पैम ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिस्पेक्टिवली आर, कह रहा है कोई कैंटिलीवर बीम है उस पर यूडीएल आ रहा है इंटायर स्पैन पे, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल आ रहा है, जो हमारा शियर फोर्स आता है, ठीक है, टोट का ट्राइंगल देखने को मिलेगा, 0 एट फ्री एंड और WL आपका फिक्स एंड पे लिनियरली, और बेंडिंग मूवमेंट आपका जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पैराबोलिक आपका देखने को मिलता है। ये याद भी रखना है आप लोगों को, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ ए डोलोमाइट मिनरल कंटेन्स ओनली मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट देन व्हाट कुड बी अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन ऑफ दीज इन मिनरल्स। अब डोलोमाइट की बात करते हैं तो डोलोमाइट में आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आप लोग निकालेंगे तो आपका MgCO3 के लिए 84.3 ग्राम पर मोल आएगा और CaCO3 के लिए आपका 101.1 ग्राम पर मोल आएगा, और यदि परसेंटेज निकालेंगे तो 46 और 54% आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहा लोड इंटेंसिटी ऑन ए बीम इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कह रहा लोड इंटेंसिटी बीम पे आपका जो है बेंडिंग मोमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। दूसरा कह रहा है शियर फोर्स इज फर्स्ट डेरिवेटिव
ऑफ बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव समझिएगा। स्लोप जो होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वो शियर फोर्स देता है, जो कि क्या होता है यहाँ पर देखिए v इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, जो m इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका v डी एक्स। मतलब ये क्या बता रहा है, ये आपका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव बता रहा है बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यदि हम स्लोप ऑफ शियर फोर्स देखेंगे तो आपका लोड इंटेंसिटी को देगा, w इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब लोड इंटेंसिटी जो है सेकंड डेरिवेटिव देता है बेंडिंग मोमेंट का। और ये हो गया हमारा 79 हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है टेक्निकल का कह रहा है आपका साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड इन द बीम व्हेन डेप्थ ऑफ बीम इज। कह रहा है साइड रेनफोर्समेंट जो है आपका बीम का क्या होगा जब, अच्छा आपका डेप्थ के लिए पूछ रखा है ना, किस डेप्थ के लिए। अब साइड रेनफोर्समेंट वाला क्वेश्चन जो आईएएस कोड के अकॉर्डिंग है, ऐसे तो मेंशन होना चाहिए टॉर्जन का केस, नहीं मेंशन है तो आप सबसे ज़्यादा वाला लेंगे। बीम डेप्थ यदि ग्रेटर देन 450 mm है तो वहाँ पर टॉर्जन होगा, ठीक है। यदि आपका टॉर्जन नहीं है तो बीम डेप्थ जो है ग्रेटर देन 750 लेंगे। नहीं दे रखा है मेंशन तो हम ऑप्शन नंबर डी को सही मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर में टेक्निकल के पूरे क्वेश्चन को डिटेल्ड सॉल्यूशन में देखे हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपको PDF भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आगे और भी पेपर जो आपके हैं उनका सॉल्यूशन हम लाएंगे। थैंक यू एवरीवन।